नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। मर्डर के बाद माफिया अतीक अहमद लगातार चर्चा में है, लेकिन आज 5 दिन बाद इसके चर्चा ज्यादा है कि कांग्रेस के एक सांसद का अतीक अहमद से भाई भाई जैसा रिश्ता था। तो ये कांग्रेस को पता था या नहीं पता था? अतीक की हमदर्दी में कांग्रेस नेता उस तरह खुलकर नहीं बोल रहे थे जैसे दूसरी पार्टियों के बोल रहे थे, पर आज अतीक को लेकर सवालों की गेंद खुद लुढ़कते हुए कांग्रेस के पाले में पहुंच गई है। कांग्रेस के युवा नेता, राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी का एक पुराना वीडियो आज वायरल हो रहा है, जिसमें वो अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो गा गा कर बता रहे हैं कि अतीक जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा। ये मुशायरे की एक पुरानी महफिल है जिसमें अतीक इमरान को भाई के समान बता रहे हैं, तो इमरान प्रतापगढ़ी भी उसे बड़े भाई, यहां तक कि पिता जैसा दर्जा दे रहे हैं। कुछ पुरानी तस्वीरें भी निकल आई हैं जिसमें अतीक और अशरफ प्रतापगढ़ में इमरान के घर गए हुए थे, जो बता रही हैं कि ये याराना कितना पुराना है। इमरान प्रतापगढ़ी का ये कांग्रेस कनेक्शन कर्नाटक से लाइमलाइट में आया है। इमरान कर्नाटक में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर है। उन पर चुनाव में भीड़ जुटाने का, खासतौर पर मुसलमान वोटरों को बांध कर रखने का जिम्मा है। लेकिन बीजेपी ने इमरान का अतीक से रिश्ता हाईलाइट करके सवाल खड़े कर दिए कि कांग्रेस किस तरह के लोगों को चेहरा बनाकर चुनाव में उतरी है। कर्नाटक में कांग्रेस की स्टार कैंपेनर की लिस्ट में इमरान प्रतापगढ़ी 37वें नंबर पर है, लेकिन इस लिस्ट में सचिन पायलट का नाम नहीं है, जो पार्टी का एक और बेहतर चेहरा है। तो क्या कांग्रेस बदल रही है? बात इसी बात पर होगी और हम दिखाएंगे आपको इस शायर बदनाम की कुछ शायरी। आप भी एंजॉय करिएगा। अतीक अहमद की जिंदगी, अतीक अहमद का किरदार और इलाहाबाद। इनकलाबी नौजवान है जो अपने शायरी में इनकलाब पैदा करता है, सच्चाई बोलता है। इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में है। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। वो तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को कांग्रेस पूरे देश में घुमाना चाहते हैं। बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। कांग्रेस और तुष्टीकरण ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं और ये हिंदुस्तान की जनता और कर्नाटक की जनता भली भांति जानती है। इमरान प्रतापगढ़ी के पुराने स्टेटमेंट्स अतीक अहमद जैसे व्यक्तियों को अपना गुरु मानते हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में उजागर किया है। उन्हें बड़ा भाई कहूं कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का, जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। क्यों नहीं आप उसको प्रतापगढ़ का राजा बना देते? बना तो राजा, बनाना आपके हाथ में है, बनाना आपके हाथ में है। आज वोट की ताकत से राजा बनता है। कांग्रेस को कट्टर पसंद है, ये भी सवाल है। और कांग्रेस बदनाम हुई किसके लिए? एक शायर के लिए। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर अजय आलोक जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, समर्थन करते हैं योगी आदित्यनाथ का भी और सरकार का भी। मेरे साथ प्रमोद कृष्णन जी है, लीडर है कांग्रेस के। मैं पहले एक बार बता दूं, इमरान प्रतापगढ़ी पर यह डिबेट थी। हमने कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ताओं को बुलाया था, लेकिन उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। अपनी व्यक्तिगत कांग्रेस नेता की कैपेसिटी में प्रमोद कृष्णन जी मेरे साथ है, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर मेरे साथ है, मनोज यादव काका जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो मेरे साथ हैं, और मेरे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और डिफेंड कर रहे हैं कई दिनों से योगी सरकार को। सबसे पहले शुरुआत मैं प्रमोद कृष्णन जी आपसे करना चाहूंगा। ये शायर और बदनाम शायर मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि हाल ही में अतीक अहमद और उनका कोई आज का वीडियो तो है नहीं, कांग्रेस भी जानती होगी ऐसा वीडियो है, ऐसा वीडियो आएगा, बीजेपी ये सवाल उठाएगी। मैं जानना चाहता हूं पायलट को स्टार कैंपेनर से हटा देना और इमरान प्रतापगढ़ी को रख लेना, ये क्या दिखाता है? क्या है कांग्रेस की सोच?
नहीं दीपक जी, ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग तय करते हैं कि स्टार प्रचारक कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ का होगा, ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए। ये तो उनका विशेष अधिकार है। कांग्रेस पार्टी में कौन स्टार प्रचारक होगा, कौन नहीं होगा और कौन कहाँ जाएगा, ये तो उनका अधिकार है। तो ये सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, ये बात आपको माना, जरूरी है। लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर बड़े अपने कट्टर शायरी के लिए जाने जाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा, अपनी भड़काऊ शायरी के लिए भी जाने जाते हैं, ये कहूंगा तो भी गलत नहीं होगा, और कई उनसे जुड़े विवाद भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं एक बड़ा सीधा सवाल, क्या कांग्रेस के हाईकमान के पास इतना ब्रेन नहीं है कि इमरान प्रतापगढ़ी खुद कर्नाटक इलेक्शन में एक मुद्दा बन जाएंगे? देखिए, जब इमरान प्रतापगढ़ी जी अतीक अहमद के लिए शायरी करते थे, या ओवैसी साहब के लिए शायरी करते थे, या मुख्तार अंसारी के लिए शायरी करते थे, या बिहार में एक और नेता थे जिनकी डेथ हो गई, उनके लिए शायरी शहाबुद्दीन सोच रहे होंगे आप? तो मैं नाम बोल शायर जो शहाबुद्दीन। होता है, हाँ, शहाबुद्दीन, यस। तो शहाबुद्दीन साहब उनके लिए भी शायरी करते थे। तो सब साहब हैं आपके एक लिए, बड़े जितने भी दुर्दान क्रिमिनल्स हैं सब साहब हैं आपके लिए, मुख्तार भी, शहाबुद्दीन भी साहब, कोई बात नहीं। दिल की बात जब आप पे आई जाती है आचार्य दीपक जी, नहीं, अगर किसी को साहब कह दिया जाए तो बड़ी बात नहीं है। हमारा तो संस्कृति, हमारा धर्म कहता है कि सबका सम्मान करो। तो अब इनके लिए शायरी वो करते थे, तो उस वक्त उन्हें ये थोड़ा ही पता होगा कि ये परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, उन्हें थोड़ा ही पता होगा कि उन्हें राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी भेजेगी, उन्हें थोड़ा ही पता होगा कि अतीक अहमद की इस तरह हत्या हो जाएगी, उन्हें नहीं पता होगा ना। ये उन्हें क्या पता होगा कल क्या होने वाला है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी जी जैसी शायरी करते थे, वो कांग्रेस के उन नेताओं को सबको पता था। इमरान प्रतापगढ़ी किन के साथ हैं ये भी पता था, इमरान प्रतापगढ़ी जी का क्या बैकग्राउंड है ये भी पता था। उस सब के जानने के बावजूद ही उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। और इमरान प्रतापगढ़ी जी जब राज्यसभा में भेजे गए तो उस समय गुलाम नबी आज़ाद, राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद साहब और तारिक अनवर साहब, ये कई मुस्लिम चेहरे थे जिनको राज्यसभा में जाने की उम्मीद थी। लेकिन इन सबको ना भेजते हुए इमरान प्रतापगढ़ी जी को राज्यसभा दी गई। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो बीजेपी ने जो ये इशू उठाया है और इससे कांग्रेस पार्टी उससे नावाकिफ़ हो या अनभिज्ञ हो, मैं नहीं समझता। तो ये तो सब ऑब्वियस है। उन्हें मालूम था कि इमरान प्रतापगढ़ी कैसे शायर है, उसके बावजूद उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इस तरह के जितने भी लोग हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को सलाह दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के नज़दीक हैं, तो ये तो उनसे सवाल है। मतलब ये तो बड़ी बात आपने साफ कह दी कि भाई ये कांग्रेस नेतृत्व में इस वक्त जो सलाहकार हैं वो लाइट कम फोकस ज़्यादा वाले हैं, यानी उनको पता ही नहीं देन दुनिया में हो क्या रहा है, ये कह रहे हैं आप? दीपक जी, ये बहुत गंभीर मोड़ है हमारी पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी की जो शक्ति थी, कांग्रेस पार्टी की जो यूएसपी थी, कांग्रेस पार्टी का जो बल था, संबल था, वो क्या था? राष्ट्रभक्ति, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी। तो कांग्रेस पार्टी की जो शक्ति थी, कांग्रेस पार्टी की जो धरोहर थी, आज हमारी पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो महात्मा गांधी की कांग्रेस को एक दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी थी सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समान सम्मान करना। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं, जो हिंदू धर्म से भी नफरत करते हैं, जिन्हें हिंदू नाम से चिढ़ है और जो हिंदू धर्म को गाली देने वालों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं और काफी पावरफुल पोजीशन में है। मैंने गलत तो नहीं सुना प्रमोद आचार्य जी? कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू नाम से ही चिढ़ है, जिन्हें हिंदू धर्म से नफरत है, और यही सब राहुल गांधी को सिखाते हैं हिंदू और हिंदुत्व के बारे में टिप्पणी करो। क्या यही विचारधारा है जो हिंदुत्व को बोको हराम बनाती है कांग्रेस के कुछ नेताओं की नजर में?
देखिए, कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ हिंदू धर्म की बात करने वाली पार्टी थी, ना मुस्लिम की बात करने वाली पार्टी थी। सर्वधर्म संभाव कांग्रेस की एक शक्ति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उस लाइन से हटा करके बीजेपी जो चाहती है, बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन सिद्ध हो जाए। अब जो फैसला ले रहे हैं लोग, तो अगर कोई हिंदू धर्म को गाली देता है, हिंदू नेताओं को गाली देता है, या भगवा को गाली देता है, या वंदे मातरम की मुखालफत करता है, भारत माता की जय नहीं बोलता है, उन्हें पद दिए जाते हैं, उन्हें आगे किया जाता है। हमारी जो शक्ति थी, हमारी जो ताकत थी, वो क्या था? वंदे मातरम बोलना। वंदे मातरम हमारा नारा है। लेकिन आज हम वंदे मातरम अगर बोलेंगे तो हमें कह दिया जाएगा ये एंटी पार्टी हैं, ये पार्टी विरोधी हैं, मतलब ये बीजेपी के प्रो हैं। क्या वंदे मातरम बीजेपी का है? ये मानू प्रमोद कृष्ण जी, क्या वंदे मातरम बीजेपी का है? क्या भारत माता की जय बीजेपी का है? क्या भगवा बीजेपी का है? लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कुछ हिंदू विरोधी नेताओं के चंगुल में आ गई है, और वो हिंदू विरोधी नेता कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं प्रमोद कृष्ण जी कि कांग्रेस पार्टी कुछ हिंदू विरोधी नेताओं के चंगुल में आ गई है और वो कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये स्वीकारोक्ति है, ये आपकी स्वीकारोक्ति, और यहीं से मैं बहस को आगे ले जाता हूं। प्रमोद आचार्य जी, आप हमारे साथ बने रहिए। 2 सवाल मेरे हो रहे हैं, वो मैं आपसे और पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा मनीष शुक्लानी, अजय आलोक जी अपना विश्लेषण करें। जो उन्होंने कहा है, सही समझा कांग्रेस का दर्द आचार्य जी ने? अजय जी, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो हिंदू विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। आचार्य जी की वाणी में थोड़ा सा भय है। बोला तो सब ठीक, लेकिन थोड़ा भयभीत हो गया। हिंदू विरोधी नहीं, संपूर्ण मुस्लिम परस्ती बोलने में आचार्य जी की जबान कब कपा गई। इन्होंने सब चीज माना कि तारिक अनवर, गुलाम नबी आजाद, फलाना फलाना जैसे नेता थे, मसूद रिजवी, जिनको राज्यसभा जाना था, लेकिन उन सबको दरकिनार करके भेजा गया किसको? तो इमरान प्रतापगढ़ी को। क्यों? वो ब्रेकिंग न्यूज ले लीजिए अगर आपका जगह है तो। अब कट्टर नहीं, अगर हर पार्टी को अब एक ओवैसी चाहिए अपने में। मुस्लिम कट्टरपंथी आज की तारीख में सेकुलर दलों की पहली पसंद बन चुके हैं, और इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा गया। ये वही आदमी है जिसने कुछ दिन पहले भी कहा था कि मुस्लिम कौम ऐसी कौम है कि अपना सर कटा सकती है, सर झुका नहीं सकती। हमारे एक एक भाइयों के बदले 4-4 का सर कलम करो, और उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक बार नहीं, बहुत बार के अवसर है। तो कांग्रेस पार्टी को अब एक ओवैसी चाहिए कर्नाटका में। वो चाहती है कि ओवैसी जैसे लोग रहें, ताकि मुस्लिम को पूरा वोट उधर मिल सके। और ये काम वो हर जगह कर रहे हैं। और ये नहीं है कि कांग्रेस की लीडरशिप को पता नहीं है। हिंदू विरोधी उन्होंने जरूर कहा, मुस्लिम परस्त नहीं कहा, क्योंकि सबसे बड़े हिंदू विरोधी कोई है, अगर दल का शीर्ष नेता राहुल गांधी सबसे बड़ा अगर हिंदू विरोधी है, तो बाकी कांग्रेस पार्टी को तो उसी लाइन में जाने की जरूरत हो जाएगी। समझाने की क्या जरूरत है? 54 साल की उम्र में आप सिखाते नहीं है किसी को। वो सीखा हुआ व्यक्ति रहता है, दूसरे को सिखाता है। और राहुल गांधी तो वैसे पूरे देश को सिखा रहे हैं। आचार्य जी, सच्चाई यही है कि सोनिया गांधी के आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस का परिवर्तन हुआ है, उसको कहेंगे टेक्टोनिक शिफ्ट। धरती की परतें पलट गई हैं। कांग्रेस पार्टी अब वो रही ही नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदू विरोधी ही होती रही, और मुस्लिम परस्त होती रही। और आपको एक और बता दूं, ईसाई परस्त भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इन सब चीजों से दूर हटते हुए अब देश विरोधी गतिविधियां भी होने लगी, देश परस्त नहीं रहे, ये तय हो गया। इसलिए खुलेआम इसको स्वीकार कीजिए कि प्रतापगढ़ी जैसे लोग आज की तारीख में कांग्रेस के लिए मजबूरी है। प्रतापगढ़ी जैसे लोग बिहार में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, सपा में भी हैं। कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिए दीपक जी, किसी भी पार्टी में प्रतापगढ़ी जैसे लोग आपको हर पार्टी में मिलेंगे, जिनका एक ही काम है, मुसलमानों को उत्तेजित करके रखो, मुसलमानों को भड़का के रखो। ठीक है, यही सवाल मैं मनोज यादव जी के पास चलता। मनोज यादव जी, आपकी पार्टी में शफीकुर रहमान वर्क है, वो तो 4 कदम आगे हैं, हसन साहब उससे भी 8 कदम आगे हैं। तो क्या मुसलमानों को सिर्फ कट्टरपंथी पसंद है? मनोज यादव जी बताइए, क्योंकि आपका जो वोट इक्वेशन है वो तो मुस्लिम यादव का है, जब वो बनता है तब आप जीतते हैं। मैं समझता हूं दीपक जी कि समाजवादी पार्टी के बारे में जो आपकी अवधारणा है वो सरकार परस्त अवधारणा है। कम से कम पत्रकारिता परस्त अवधारणा आपको रखनी चाहिए। आपके मंच के माध्यम से बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सबकी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी जो इस देश के संविधान की जो मंशा है, जो उसके प्रस्तावना की मंशा है, धर्मनिरपेक्षता के, उसके भाव से समाजवादी पार्टी काम करती है। एक तो आपके सवाल का जवाब ये हो गया। और इस तरह का शोरगुल और सरकार परस्त कुछ बातें इसलिए लोग बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, इसलिए दिखाते हैं कि कुछ लोग जो विश्लेषक होते हैं वो विश्लेषक नहीं होते हैं। उनके विश्लेषक में एक अगर आप बढ़िया शब्द अगर आप जोड़ दें तो वो दरबारी कवि होते हैं। और दरबारी कवि का हमेशा ये दायित्व होता है, ये उसकी निहित जिम्मेदारी होती है कि अपने बादशाह के चरणों में लेटना, और वही अलोक कर रहे हैं। और आप भी कमोबेश कर रहे हैं, चूंकि बड़े भाई हैं और आप ख्याति लब्ध पत्रकार सर्टिफिकेट दिया। ये सवाल मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर्टिफिकेट के लिए। मैं घर में इसको आप लिखवा के भी भेज देना, तो मैं इसको ना घर में लगा के रखूंगा फ्रेम करके कि मनोज यादव जी ने कहा कि मैं सरकार परस्त हूं। आपने मेरी तारीफ की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अगला सवाल पूछता हूँ, क्या भारत का संविधान किसी भी घटना के, दूसरा सवाल सुन लीजिए ना सर, मैं तो धन्यवाद ही दे रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपने धन्यवाद मुझे सरकार परस्त का कोई नहीं, आप कह सकते हैं, प्रजातंत्र में ऐसा ही चलता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या भारत का संविधान अलाउ करता है कि कोई एक इंसिडेंट हो, उसके कुछ घंटे के बाद फैसला दे दिया जाए? ये करता है, अलाउ करता है मनोज काका जी? बिल्कुल नहीं करता है। फिर अखिलेश यादव को ये कैसे पता लग गया कि जो असद और गुलाम है उसका इनकाउंटर फर्जी है? कुछ घंटे में अखिलेश यादव को कैसे पता लग गया, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं वो, कि इनकाउंटर फर्जी है? सिर्फ इसका जवाब। मैं संविधान की बात अब सुनेंगे, जवाब तो सुन लीजिए। अब जवाब तो सुन लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट करा, क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, मेरे भाई, क्या संविधान इजाजत देता है किसी भी मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए? मुझे बताइए, 2 घंटे में फैसला सुना दिया उन्होंने, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है, हाँ या नहीं? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। होने के नाते, इस देश के इतने बड़े नेता होने के नाते उन्हें पूरा अधिकार है कि जहां अगर कहीं अन्याय हो, बर्बरता हो, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उसको तो संविधान देता है ये इजाजत अखिलेश यादव को? संविधान देता है ना ये इजाजत अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को संविधान उतना ही हक और अधिकार देता है जितनी इस देश की हुकूमत को देता है, और उतना एक गरीब को, एक किसान को, एक मजदूर को देता है। 2 घंटे बाद फैसला सुना दे, वो 2 घंटे बाद अदालत भी ना लगाए, आप सुन लीजिए। और ये देश का संविधान कम से कम सांप्रदायिकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं देता है, हिंदू मुसलमान करने की इजाजत किसी को नहीं देता। असद और गुलाम का इनकाउंटर सांप्रदायिकता फैलाने वाला था। खाते हो मनोज यादव जी, असद और गुलाम का इनकाउंटर सांप्रदायिकता फैलाने वाला था? जी। किसने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने वाला है? तो भाईचारा खत्म हो रहा है समाज के अंदर, ये क्या हुआ है? ये तो वही हुआ ना, भाईचारा खत्म हो रहा है। निश्चित रूप से हो रहा, नहीं हो रहा? आपको नहीं लग रहा? भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी दिल्ली में, आपके बगल में दिल्ली में भाषण देते हैं कि गोली मारो सालों वाली जवान कौन कहता है? कौन कहता है इस देश में? आप उनसे सवाल कर पाएंगे? आप कभी अपनी पत्रकारिता के मनोज जी उनसे भी सवाल कर लेते हैं। मनीष शुक्ला जी, कितना गिरेंगे आप? कितना गिरोगे आप यार? असद और गुलाम का जो इनकाउंटर है, आप सवाल करो। नहीं मनोज जी, अब सुन लीजिए ना, 3 मिनट बोले आप, मैंने टोका तो नहीं आपको, सिर्फ एक देखिए। दीपक जी 10 सेकंड। दीपक भाई, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में मनीष शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। अजय जी। मैं दीपक भाई, मनोज जी को मैं कहना चाहता हूं कि हम जैसे, एक मिनट मनोज जी सुनिए, मनोज जी सुनिए, अरे सुनिए, मनोज जी सुनने की थोड़ी आदत डालिए ना भाई। अरे क्या सुने आपको, क्या सुने? मनोज जी सुनिए, सत्यपाल मलिक ने कहा इस देश के 40 जवानों ने, आप चिल्लाते रहिएगा तो काम नहीं ना चलेगा। सत्यपाल मलिक आप ही के मित्र थे ना पहले, समाजवादी। आप सवाल करने की हिम्मत सुनिए तो सही, सुनिए सही। सरकार, वो गवर्नर थे। अरे भैया सुन लो, गवर्नर थे। इतने ज्यादा बेचैन नहीं गए कैसे कम चलेगा? आपको भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बना देगी, इनको मिर्ची लग गई। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की इनको मिर्ची लगी, सुनेंगे ही नहीं। सुन तो लीजिए, विचारधारा तुम्हारी दूसरी है, रोज बदलते हो यार, बदलते हो। अरे सुनिए, विचारधारा तुम्हारी फिर भी होती है रोज। आप ले रहे हैं, मनोज जी प्लीज, आप सम्मान के साथ अपने को पैनल से बात करिए। आपने इतना कुछ कहा, मैंने आपकी बात सुनी ना, सम्मान पूर्वक सुनी, तो कृपया पैनल पे दूसरों का सम्मान करना सीख जाइए, भले से आपका राजनीतिक विरोधी हो। मैं सम्मान के, अरे सुन लीजिए दीपक भाई, दीपक जी देखिए, कोई धमकी वमकी भैया मत दीजिए। जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका बस जवाब दिला दीजिए, आपसे यही विनती है। और मेरे साधारण सवाल है, सुनिए, आप सुनिएगा सही जरा। इतने सवाल हैं तो जवाब सुनिए ना, जब इतने सवाल हैं तो जवाब भी सुन लिया कीजिए।
आप बताइए ना, 2021 में देश में जनगणना होनी चाहिए थी। हाँ, कि आज 2023 चल रहा है, क्यों नहीं जनगणना? जातिगत जनगणना क्यों नहीं? अरे सुनिए तो सही, बात सुनते ही नहीं तो बताएंगे कैसे? बोलते रहिएगा तो सुनाई नहीं देगा आपको। सुन लीजिए, हम और दीपक जी अगर चरण पादुका करते हैं, हम लोग दरबारी हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, जानते हैं क्यों? हम लोग कुत्ता का चरण नहीं छूते हैं, हम लोग कुत्ते के चरण हम लोग नहीं पकड़ते हैं, जो आपके यहाँ चलन था, ठीक है ना? हम लोग किसी अच्छे आदमी के दरबार में कुत्ते का चरण पकड़ने के लिए राजनीति में हम नहीं आए थे, ठीक है ना? कुत्ते का चरण पकड़ने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, जो आपके यहाँ लोग करते हैं। और दूसरी बात, सतपाल मलिक की बार बार आप बात कर रहे हैं। सतपाल मलिक तो आप ही के साथ मुलायम सिंह यादव रोकना पड़ेगा। मैं बहुत सम्मान के साथ बोल रहा हूँ किस राजनीतिक दल के लोग जाते हैं उनसे माला पहनने? प्लीज, किस राजनीतिक दल के लोग राम रहीम से जाते हैं माला पहनने, जो एक पत्रकार की के हत्या का दोषी है और बेटियों के बलात्कार का आपकी हैसियत मैंने बता दी, आपकी और आपके पार्टी की हैसियत मैंने बता दी, ठीक है ना? सुनिए, सतपाल मलिक की बात कर रहे थे। मनोज यादव जी प्लीज प्लीज, मनोज जी अब आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल आगे नहीं करेंगे। मनोज जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको हटाना पड़ेगा पैनल से। मैं आपको मनोज जी कर रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं आपका, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप मुझे ए दीपक कह रहे थे। ये किसी सभ्य समाज की भाषा हो सकती है क्या? मैं आपको मनोज जी कह रहा हूं, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। बात किसने करी? दीपक जी हैसियत की बात किसने करी? आप आर्काइव में देखिए, हैसियत की बात किसने करी? अरे तो आप बदतमीजी करने लगेंगे। हैसियत एक सम्मानजनक शब्द है, किसी भी पैमाने को आंकने का कि इसकी हैसियत कैसी है। ठीक है, अब आप हो गया, मेरे को जो बोलना था बोल दिया, आगे आपकी इच्छा है। डॉक्टर अजय आलोक कंक्लूड करिए, मुझे फिर हमारे श्रीवास्तव जी के पास जाना है, विवेक जी के पास। मनोज जी को याद होगा, राजनीति में काफी लंबे समय से हैं। सतपाल मलिक तो समाजवादी थे ना मनोज जी, समाजवाद का झंडा बुलंद करते थे मुलायम सिंह यादव के साथ, केसी त्यागी के साथ, लोहिया जी के साथ। क्यों गए भारतीय जनता पार्टी में, सांप्रदायिक पार्टी में क्यों गए? राज्यपाल बनने गए थे ना, बना दिया राज्यपाल। अरे दोबारा राज्यपाल नहीं बनाया तो 2018 याद आने लगा उनको, और आपको सतपाल मलिक की चिट्ठी याद आने लगी। 18-19 में क्यों नहीं बता दिया था जब हुआ था? तो इतने ही सच्चे देशभक्त है। ये राजनीतिक मौका परिस्थिति और आप अपने हिसाब से अपनी लाइन तय करना, ये आप लोग सीखिए। मैं जदयू में था, अकेला प्रवक्ता हूं, साफ कहता हूं कि जदयू में रह के जदयू का विरोध करता था मैं मुद्दों पर, क्योंकि राष्ट्रवाद के आगे पार्टी नहीं आ सकती है, पार्टी की लाइन नहीं आ सकती है। 370 का समर्थन किया आपने, आया आपकी पार्टी ने हटाने का। अपने आप को समाजवादी कहते हैं आप। जो समाजवादी रहेगा वो 370 का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें आरक्षण नहीं होता है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। इतना ही दर्द है तो मुसलमान परस्ती की हद होती है जो आप लोगों ने पार कर दी है इस देश में। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। मैं चाहता हूं पूरा पैनल, प्रमोद कश्यप जी भी जुड़े हुए हैं, मनीष जी के पास में एक बार भी नहीं गया, विवेक जी के पास एक बार नहीं गया। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी सहयोगी है ना पश्चिम बंगाल में आजकल कांग्रेस पार्टी में, गलत तो नहीं कह रहा हूं? जी बिल्कुल है ना? अच्छे से बोलिए ना। हाँ, मतलब आप तो विवेक जी, मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूं, याददाश्त में हम लोग भूल ना जाए। उन्होंने कहा अतीक अहमद से कि तेरे कद के बराबर किसी का कद नहीं होगा, और यह भी कहा उन्होंने कि इलाहाबाद के लिए अतीक अहमद का साया बहुत जरूरी है। इलाहाबाद की कल्पना अतीक अहमद के बिना नहीं कही जा सकती। देखिए, जालिम हुकूमतों के खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो वो अतीक अहमद खड़ा होगा। विवेक श्रीवास्तव जी, इसको तो स्टार कैंपेनर जरूर बनाना, और पश्चिम बंगाल आप जरूर ले जाना इनको, वहां के सब अल्पसंख्यक वोट आपको मिल जाएंगे। ऐसा है कि नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज, जब हमने डिबेट की शुरुआत की थी, आचार्य जी से आपकी बात चल रही थी, तो कांग्रेस को आप लोग डिस्कस कर रहे थे। कांग्रेस हमारी मित्र पार्टी है, एलाइड पार्टी है, आज से नहीं, इंडिपेंडेंस के पहले से रही है। और एक ऐसा वक्त था जब भारत के कम्युनिस्ट डिसाइड कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में गांधी और कांग्रेस का साथ दिया जाए या ना दिया जाए, तो निर्णय यह हुआ, और इसमें स्टालिन और इंटरनेशनली भी कॉमिंटर्न में निर्णय हुआ कि इवैल्यूएट करो कि ये रिवोल्यूशन जो इंडिया में हो रहा है किस टाइप का है। तो निर्णय हुआ कि जनवादी आंदोलन इस वक्त जो भारत में हो रहा है उसका शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, और कम्युनिस्टों को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। तो आपने आज मान लिया कि आपके फैसले स्टालिन लेता था, आज आपके मुंह से निकल गया। क्यों अजय भाई, जरा पैनल को दिखाइए। आपने आज मान लिया कि हाँ, हमारे फैसले स्टालिन लेता था, स्टालिन के कहने पर हमने फैसला लिया कि कांग्रेस को सहयोग किया जाए। बिल्कुल नहीं। जय हो विवेक भाई, जय हो। आप पहले शक कहाँ है? हमको पता है, चीन से आते हैं फैसले कम्युनिस्ट पार्टी वालों। आपने कहा स्टालिन ने फैसला लिया, आपने कहा ना सर, मैंने तो नहीं कहा। तो मुझे बोलने तो दे। कोई बात नहीं, दिल की बात जवाब पे आ जाती, कोई बात बोलिए विवेक जी। अब बताइए, इमरान प्रतापगढ़ी को ले जाएंगे पश्चिम बंगाल में प्रचार करवाने? जी, अब आप सुनिए, पहले
कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। 1947 के पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अंडरग्राउंड थी, हम भागे हुए थे, गोलियों से अंग्रेजों से लड़ते थे। कॉमिंटर्न में हमेशा डिस्कस हुआ है पूरे विश्व में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका भी है, कम्युनिस्ट पार्टी यूरोप में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी में भी है, कम्युनिस्ट पार्टी क्यूबा में भी है, और मार्क्सवाद के बारे में सब निर्णय और बातचीत सबकी चलती है। तो इसको ये सब मत कहिए कौन सा देश किसको डिक्टेट कर रहा है, इस तरह से नहीं। वैचारिक तरीके से क्या कांग्रेस का जो नेतृत्व था या कांग्रेस की जो आजादी की लड़ाई थी, क्या वो जनवादी था? हाँ, कम्युनिस्टों ने कहा जनवादी है और गांधी और कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें कोई किसी के देश गांधी और उसका डिसाइड किया, तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि इमरान प्रतापगढ़ी भी गांधीवादी हैं, अब इनको प्रचार के लिए उतारा जाए। अब आगे ना स्टालिन गांधी आपने पूरी हिस्ट्री बना दी, तो उसी कड़ी में प्रतापगढ़ी जोड़ रहे हैं, वही गांधी स्टालिन गांधी और फिर कम्युनिस्ट, और उसी कड़ी में इमरान प्रतापगढ़ी। मुझे बोलने दें सर, मैं उस पर भी आ जाता हूं। उसके बाद आजादी की लड़ाई के बाद आज भी हमारा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी का इस देश के अंदर एक बड़ा योगदान है। देश एक कॉम्प्लिकेटेड सेकुलर फैब्रिक है, अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियां हैं, रिजर्वेशन की फैसिलिटी दलितों ओबीसीज को मिली है, और एक तरीके से इंडिया का ग्रोथ हुआ है, अनेकों संस्थाएं भी बनी हैं। तो कांग्रेस से हम जरूर इसीलिए इन्हीं सब कारणों से भारत इतना खूबसूरत देश है, तो इमरान प्रतापगढ़ी को तो जरूर कैंपेन करना चाहिए पश्चिम बंगाल में आपके लिए। इन्हीं सब आप इमरान प्रतापगढ़ी पे सुन लीजिए। अब आप सुनिए ना, इमरान प्रतापगढ़ी पे भी मैं बोलूंगा, आप सुनते जाइए। पार्टी इंडिविजुअलों से बहुत बड़ी होती है, एक आध इमरान प्रतापगढ़ी सही या गलत हो, इससे आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली ना उठाएं। हम उनसे झगड़ते हैं बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज पर, लेकिन हमारा मानना है कि उनका योगदान है। इमरान प्रतापगढ़ी एक पोएट और इमरान प्रतापगढ़ी द पॉलिटिशियन, इनमें फर्क को भी समझिए। यहां पे लोग ब्लैक बक की शूटिंग कर देते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं बंबई के अंदर, और फिर भी प्राइम मिनिस्टर के साथ पतंग उड़ाते हैं। तो ये मुझे मत सिखाइए आप। एक कलाकार जब एक पोइट्री को गढ़ता है तो मेरे ख्याल से वो अपनी सेल्फ इमेजिनेशन होती है। मुझे अभी भी नहीं लगता कि इमरान प्रतापगढ़ी जो है, जो राज्यसभा सांसद है, वो गलत को सपोर्ट दे रहे हैं। जी आप कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को क्लीन चिट दे रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई उनकी शायरी अलग है और वो नेता के तौर पर अलग है, मतलब बंगाल जाएंगे। देखिए दीपक जी, कांग्रेस के अंदरूनी हालात के बारे में बहुत कुछ आचार्य प्रमोद जी ने स्वयं कह दिया। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल हिंदुस्तान में विपक्ष की पार्टियां क्या कर रही हैं। अतीक अहमद 80 से 90 के दशक के बीच में प्रयागराज में आम चर्चा है कि एक बार पुलिस के लोग अतीक अहमद को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे और दिल्ली से फोन गया। उस समय दिल्ली में कांग्रेस का शासन था और अतीक अहमद छूट गया, और 90 के बाद सपा और बसपा ने समय समय पर, ज्यादा समय सपा ने और थोड़ा समय के लिए अभी इस समय जैसे बसपा अतीक अहमद और उसके परिवार के साथ खड़ी है। दूसरा एग्जाम्पल है मुख्तार अंसारी। पंजाब की जेलों में ऐश कांग्रेस कराती है और उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी मुख्तार को वोट देती, टिकट देती है, वोट दिलाती है, संरक्षण देती है। दरअसल ये सभी दल समय समय पर अपराधियों के साथ, आतंकियों के साथ नर्म व्यवहार करते हैं। और ये तमाम एग्जाम्पल, सोनिया जी रोने लगी थी बाटला हाउस कांड के बाद, सबको पता है। ये हम नहीं, ये उनके नेता सलमान खुर्शीद ने बताया था कि जब मारे गए वो आतंकी, तो सोनिया जी रात भर सो नहीं पाई, रोती नहीं। जब पाकिस्तान से अगर तनाव शुरू हो जाए, चीन से तनाव शुरू हो जाए, ऐसे समय में जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयानों को उठाकर देख लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि चीन का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, आतंकियों का मामला हो, माफियाओं का मामला हो, ये बड़े नरम दिल हो जाते हैं। हाँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भगवा, इसके खिलाफ बहुत कड़ाई से कांग्रेस और तमाम दोनों तीनों दल जो उत्तर प्रदेश के हैं, बंगाल जाएंगे तो वहां ममता जी भी मिल जाएंगे, ऐसे तमाम दल हैं, राजद और तमाम दल अभी आपको बिहार में मिल जाएंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं दीपक जी, जनता ने देखा है और उसी की एक एग्जाम्पल है इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी का जो कव्वाली है, उसके शान में जो कसीदे पढ़ रहे हैं, वो आपने स्वयं दिखा दिया। उसको उसकी विवेचना करना बहुत समय को व्यर्थ करना है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो आतंकी, माफिया या चीन, पाकिस्तान परस्ती शक्तियां हैं, ये किस तरह से जो देश आज आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ बढ़ रहा है, विकास के रास्ते पे चल रहा है। आज पूरा विश्व हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के आवाज को बड़ी गंभीरता से सुनता है। आज जब पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था टूट रही है, उस समय हिंदुस्तान अपनी आर्थिक व्यवस्था को बना कर रख रहा है।
आखिर ये क्यों विरोध करती है, किनसे ये मिली हुई है, किन आर्थिक शक्तियों के हाथों की कठपुतली बनी है। जब संसद शुरू होती है तो क्यों एक मैगजीन विदेश की छाप देती है, कोई ऐसा पॉइंट छाप, ठीक है मनीष जी, लंबा बोल दिया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। मेरा अगला सवाल 5 सेकंड के बाद, अच्छा चलिए कंक्लूड कर लीजिए। बस एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि देखिए दीपक जी, जिस तरीके से चैनलों में ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मिसबिहेव करते हैं और अनादर पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमको लगता है इस पे आप लोगों को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ी बातें करनी चाहिए, इन लोगों को बाहर करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग भी डिबेट करते हैं, बात रखते हैं, कभी भी मनोज जी को मनोज नहीं कहते या इस तरह से नहीं कहते, लेकिन ये तमाम लोगों की आदत में आ गई है और जो आप लिबर्टी आप लोग दे रहे हैं ये खराब होता जा रहा है। ठीक है, प्रमोद कश्यप जी हाथ उठा रहे हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कर्नाटक तो जो है वो मठ मंदिरों के लिए जाना जाता है, वहां पर लिंगायत समुदाय की अपनी एक अलग पहचान है और लिंगायत समुदाय वहां पर बहुत बड़ा एक वोट कास्ट है। आप तो एक धर्मगुरु हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, आपको प्रचार के लिए नहीं बोला गया? देखिए दीपक जी, परिवार एक व्यक्ति से बड़ा होता है और पार्टी परिवार से बड़ी होती है और पार्टी से बड़ा होता है देश। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ही कह रही है कि पार्टी परिवार से पार्टी बड़ी होती है। प्रमोद जी, आपकी तो पार्टी परिवार और परिवार ही पार्टी है, क्या ये हकीकत नहीं है? दीपक जी आप बिल्कुल जो कह रहे हैं, आपका निशाना अपनी जगह अचूक है, लेकिन ये वो परिवार भी है और ये वो पार्टी है जिसने बहुत बलिदान दिए हैं, इसलिए उनके बलिदानों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरी बात को मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज़। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा हीरो कोई माफिया नहीं हो सकता, हमारा हीरो अतीक नहीं हो सकते, हमारा हीरो मुख्तार अंसारी नहीं हो सकते, हमारा हीरो कोई आतंकवादी नहीं हो सकता, हमारा हीरो कोई बदमाश नहीं हो सकता, हमारा हीरो वीर अब्दुल हमीद हो सकते हैं, हमारा हीरो अशफाकुल्ला खां हो सकते हैं, हमारा हीरो APJ कलाम हो सकते हैं, हमारा हीरो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीर सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी हमारे हीरो हो सकते हैं। हमारे हीरो हैं। इसलिए अगर कोई पार्टी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के किसी धर्म, जाति या वर्ग का अंधा सपोर्ट करती है, ये भी देश के लिए खतरनाक है, और अगर किसी को टारगेट करती है, ये भी देश के लिए खतरनाक है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी की गलती कम है, लेकिन उन लोगों की गलती ज़्यादा है जिन्होंने इस तरह की फैनेटिक शायरी करने वालों को अपना स्टार प्रचारक बना करके और कर्नाटक भेजा है। ये जवाब आचार्य जी बता भी लीजिए, ये कौन लोग हैं? ये सवाल उन पर मैं जानना चाहता हूँ, ये कौन है? ये प्रियंका जी हैं, ये राहुल जी हैं, कौन? कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक देशभक्त पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। लेकिन मैं तो अभी देशभक्ति की नहीं, अतीक भक्ति की बात कर रहा हूं। पार्टी के मैं बड़ा ब्लंट हो गया, कांग्रेस पार्टी, मैं देशभक्ति की नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी के अतीक भक्ति की बात कर रहा हूं। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे तत्व घुसाए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी चला रहे हैं, जो कांग्रेस को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में उन नेताओं को बढ़ावा मिल रहा है जो हिंदू और हिंदुओं को गाली देते हैं, और तमाम वो लोग जो फैनेटिज्म की बातें करते हैं, जबकि कांग्रेस की बुनियादी, कांग्रेस की जो नींव है, कांग्रेस की जो बुनियाद है, वो सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता है। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। राहुल जी कहते हैं हिंदू अलग है और हिंदुत्व है अलग है। देखिए, अब मुझे बताइए, क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? राहुल गांधी जी बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, इस पर आप बहस करेंगे, मैं इस पर अपने विचार प्रकट करूंगा। लेकिन आज जो मुद्दा है मैं उस पर बोलना चाहता हूं। इसमें दोष इमरान प्रतापगढ़ी का बिल्कुल नहीं है, दोष कन्हैया कुमार का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भारत के विरोध में नारे लगाएगा वो कांग्रेस में कैसे होना चाहिए? जो किसी धर्म के खिलाफ बोलेगा वो कांग्रेस में कैसे होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसमें हमारी सभाओं की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। कांग्रेस पार्टी ने कभी माफियाओं का समर्थन नहीं किया, ना कांग्रेस पार्टी में कभी माफियाओं के कसीदे पढ़ने वालों का समर्थन किया गया। लेकिन अफसोस आज हो रहा है और इसका परिणाम बहुत खराब होगा। ठीक है, मैं सीधे अजय आलोक जी के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, कई साफ बातें कही हैं आज आचार्य जी ने, क्या कहेंगे? आचार्य जी को पता है कांग्रेस कहां गलती कर रही है? नहीं, आचार्य जी को तो पता है कांग्रेस कहां गलती कर रही है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है जो अभी तक आपका ध्यान नहीं गया दीपक जी। विवेक जी ने जो बात कही
उसको जरा कंटेक्स्ट में ले चलिए कि आजादी के पहले चीन के स्टालिन से पूछ के कांग्रेस को आजादी की लड़ाई में समर्थन दिया गया था। मतलब हमारी आजादी की लड़ाई में कांग्रेस इसका श्रेय चीन को भी देना चाहिए और स्टालिन को भी देना चाहिए, क्योंकि स्टालिन से पूछ के कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको समर्थन दिया था। और वो संबंध 1945 का संबंध आज तक चला आ रहा है कि जब डोकलाम की लड़ाई होती है तब भी चीनी दूतावास से पैसे लिए जाते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में, राहुल गांधी का डिनर हो जाता है चाइनीज एम्बेसडर के साथ। तो ये संबंध क्या कहलाता है भाई? मतलब हमारी पॉलिसी, हमारी चाइना के साथ तो बॉर्डर नहीं लगता था कभी भी आजादी के बाद। नेहरू जी ने तिब्बत दे दिया, तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसलिए हमारा चाइना से बॉर्डर लगा, नहीं तो हमारा तो बॉर्डर ही नहीं लगता चाइना से। तो ये उसी समझौते के तहत दिया गया था क्या? ये तो बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है, इसमें तो नई स्टोरी बन जाएगी। बताइए विवेक जी, तो इससे बड़ा देश के साथ आपने माना हो ही नहीं सकता है। आपने कांग्रेस को समर्थन स्टालिन के कहने पे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बोलने दीजिए। नहीं, अब आप देखिए, ऐसा है, थोड़ा सा अगर पढ़ के आए मेरे प्रिय मित्र आलोक, जो कि एजुकेटेड आदमी हैं और मैं इनसे शालीनता की उम्मीद रखता हूं, थोड़ा पढ़िए कॉमिंटर्न क्या है। आप कम से कम थोड़ा पढ़िए पहले। व्हाट इज कॉमिंटर्न, व्हाट इज कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, व्हाट इज नेशनलिज्म, व्हाई इज कम्युनिज्म और नेशनलिज्म की डिबेट आपस में पिछले 100 साल से क्यों होती चली आई है। सैद्धांतिक चीजें राइट वर्सेस लेफ्ट की पहले पढ़िए, तो आप इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कोई किसी को ना निर्देश देता है, ना कोई किसी को पूछता है। आपको शायद ये नहीं मालूम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम उसका भी पढ़ते हैं इंटरनेट पे, आप भी जाके पढ़ सकते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। उसके साथ भी एक इंटरेक्शन होना चाहिए, होता है। मार्क्सवाद अलग अलग देशों में किस प्रकार से एक इकोनॉमिक थ्योरी है। दास कैपिटल एक किताब थी जो मार्क्स ने लिखी, द कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके हिसाब से देशों के भविष्य निर्धारित होते हैं। अलग अलग देशों ने अलग अलग मॉडल बना करके उसको अपने अपने तरीके से किया। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, सुनिए एक सवाल सुन लीजिए ना, एक सवाल, एक सेकंड, फिर आप बोलिएगा। वैसे मेरे पास एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। ये किसने कहा था, द पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन? ये भी तो मार्क्सवादी सोच है। बिल्कुल। अब मैं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दीपक भाई, इसीलिए मैं आपको सीजन्ड जर्नलिस्ट मानता हूं। ये सवाल आलोक जी पूछते तो शायद मुझे ज्यादा खुशी होती, लेकिन आपने पूछा और इसीलिए आप एक सीजन्ड पत्रकार हैं। बेसिकली जो कम्युनिस्ट थ्योरी जब शुरू हुई तो मार्क्स ने कहा कि साहब बिना क्रांति के तो कभी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी, तो सत्ता हमेशा बंदूक के थ्रू आनी चाहिए। और मैं ये भी बता दूं, आज आलोक जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जो सत्ता माओ लाए थे लॉन्ग वॉक के थ्रू, दीपक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। अब दूसरी बात भी सुन लीजिए आलोक जी, 1950s तो आपके हिसाब से हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए? सर सुन लीजिए, अरे सर 10 सेकंड सुनो तो पहले, जल्दी कंक्लूड करिए, मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। 1950s में, मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं, 1950s के अंदर भारत के कम्युनिस्टों ने निर्णय लिया कि अब मार्क्सवाद में यह बदलाव आना पड़ेगा। मार्क्स के समय में इलेक्शन और डेमोक्रेसी का प्रोसेस नहीं था। भारत के कम्युनिस्ट नहीं लड़ेंगे, बंदूक नहीं उठाएंगे और इलेक्शन के थ्रू बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। 1950s के अंदर पृथ्वी में पहली बार इलेक्शन जीत करके लेफ्ट की सरकार केरल में बनी और नंबूद्रिपाद उसके मुख्यमंत्री बने। तो हम इलेक्शन के थ्रू बदलाव लाएंगे, समाजवाद लाएंगे, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाएंगे। ना स्टालिन है ना माओ है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर क्या है, इमरान प्रतापगढ़ी पर बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के साथ अतीक की तस्वीर शेयर करते हुए पूछा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये गौरव वल्लभ ने शेयर की है तस्वीर, देखिए तस्वीर दिखा रहे गौरव वल्लभ। नंदगोपाल नंदी ये इलाहाबाद से ही है, मंत्री हैं, और इनके साथ अतीक अहमद दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अतीक अहमद और नंदगोपाल नंदी। मनीष जी, ये तस्वीर साथ, हाँ, राइट में नंदगोपाल नंदी और लेफ्ट में जो मेरी राइट में वाइट भी है, सुना लेते हैं। I will show you one photo and you have to answer this photograph, Shobha ji, before going out from Bangalore or Karnataka. Whose photo is with Atik? He is the Nand Gopal Gupta Urf Nandi. Who is he? He is the current cabinet minister of BJP Uttar Pradesh. He holds portfolio of industrial development, export promotion, NRI, that is his ministry. And what is this relationship, Shobha ji? ये क्या बात हो रही है? ये हंस क्यों रहे? See the laugh. Why the BJP minister, who is the current BJP minister, why he is laughing with Atik?
मनीष जी जवाब दीजिए सबसे पहले गौरव वल्लभ के सवाल का, और दूसरा अतीक अहमद की बहन ने भी आरोप लगाया था कि नंदगोपाल नंदी ने तो हमसे 5 करोड़ रुपए लिए, ये आरोप उन्होंने लगाया था। देखिए दीपक जी, नंदगोपाल नंदी जो 2017 के पहले बसपा में थे, उसके पहले बीच में कांग्रेस में भी थे, तो उनकी फोटो तो मायावती जी के साथ भी मिल जाएगी और जब जब जिस दल में थे उनके नेताओं के साथ और इस तरह से मिल सकती। लेकिन यहाँ कंटेंट की डिबेट हो रही है। इमरान प्रतापगढ़ी उस समय क्या कहते थे, आज भी इमरान प्रतापगढ़ी जब मुरादाबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके जबान क्या थी, या कर्नाटक में जाकर जो मूल विषय है आज भारतीय जनता पार्टी ने उठाया कि इमरान प्रतापगढ़ी जब शुरू से लेकर और आप कर्नाटक में जब गए थे तो वहां भी उन्होंने कहा था कि मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है, सर कटाने वाली कौम है, और उस जो ये कट्टरवादिता है वो जो कंटेंट है उसके आधार पे ये सवाल खड़ा किया गया था। अब अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता 17 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया होगा, उसकी फोटो हो सकता है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ रही हो, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की फोटो अतीक अहमद के साथ रही होगी। तो अगर आप उसको जोड़ के सोचते हैं कि उसको आप जोड़ देंगे तो ये नहीं महत्व का विषय। महत्व का विषय है कि पहले दिन से लेकर आज तक इमरान प्रतापगढ़ी जब मंच पे खड़े होते हैं तो जो कट्टरवादिता है उनकी, अतीक अहमद के शान से लेकर और कर्नाटक में कि सर नहीं झुकाता सर कटाता है मुसलमान, उस पर हमारी आपत्ति है। ठीक है, तो मतलब अगर नंदी आपका मंत्री है, कई पार्टियों से घूम के आए, ठीक है, ये दाग अच्छे हैं मनीष शुक्ला जी, पूरे पैनल को दिखाइए। दाग नहीं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी में रहा होगा जी तो इनके साथ इनके राजनीतिक दल के साथ फोटो है तो उसका विश्लेषण दूसरा है, और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगा मनोज जी, बीच में नहीं, कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। चिल्ला चिल्ली का मैच नहीं खेलते। मंच पे खड़े होकर अतीक और अखिलेश यादव की फोटो ये तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर आज कर्नाटक में जो विषय रेज हुआ है वो इसलिए रेज हुआ है कि कर्नाटक में जो इमरान गढ़ी के बयान थे, जो भाषण थे, उसमें ये कहना कि मुसलमान सर झुकाने वाली नहीं सर कटाने वाली है। उसी कॉन्टेस्ट में नीचे तक ये बात गई कि जब पहले अतीक अहमद की शान में कसीदे करे जाते थे। ठीक है, ठीक है। जी न्यूज़।